अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। ओके, आपने अपना मैनुअल देख लिया आप लोगों ने? यस मैम देखें। ओके। बेसिकली आज का जो सेशन मैंने रखा है वो मैंने इसीलिए रखा है ताकि हम मैनुअल को थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि लैब की प्रिपरेशन आपने किस तरह से करनी है। जिस तरह से लास्ट टाइम आप लोगों की लैब हुई थी उसमें परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी थी। चांसेस आर के इस बार भी इसी तरह से हो। अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि परफॉर्मेंस होगी एग्जाम में या नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि आपकी परफॉर्मेंस ना हो। तो जब परफॉर्मेंस नहीं होगी तो उसके लिए आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा वाइवा पे और क्विज एग्जाम पे, ठीक है? और ये जो इंटरेक्शन हम कर रहे हैं अभी, इसमें सबसे पहली चीज़ तो एक तो आप ये करें कि आप चैट में अपना नाम और रोल नंबर जो है वो शेयर कर दें, ठीक है? ताकि जब मैं चैट का डाउनलोड करके मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर लूँगी और नेक्स्ट भी जो हम लैब का सेशन रखेंगे, तो उसमें आपने अ, अपनी प्रेज़ेंस को इंश्योर करना है क्योंकि अभी भी जैसे इतने ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं हैं, तो जब आप लैब के इंटरैक्टिव सेशन में अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आपकी इंटरनल इवैल्यूएशन के मार्क्स ऑटोमैटिकली रिड्यूस हो जाएँगे, ठीक है? तो इस चीज़ का ख़्याल रखें कि अगर मैं कोई सेशन रख रही हूँ तो उसको अटेंड करना ज़रूरी है, उसके लिए मैं अनाउंसमेंट नहीं करूँगी कि ये सेशन अटेंड करना ज़रूरी है, क्लास होती है तो आपको लेनी ही होती है, ठीक है? तो नेक्स्ट भी जो लैब का सेशन होगा, उसमें अपने क्लास फेलो से ये चीज़ शेयर कर लें कि उसको अटेंड करना सबके लिए मैंडेटरी है। अच्छा, स उसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं लैब के हवाले से आपको बताना चाह रही हूँ कि लैब की एक तो आपने आपकी जो लैब कंडक्ट करवाएँगी वो डॉक्टर मदीहा करवाएँगी, ठीक है? अगर फिज़िकली आपकी लैब होती भी है तो वो डॉक्टर मदीहा कंडक्ट करवाएँगी, लेकिन जो वाइवा एग्ज़ाम है या क्विज़ में मैं मौजूद होंगी। तो प्रिपरेशन आपने इस तरह से करनी है और जिस तरह से लास्ट टाइम आपके वाइवा हुए थे उसमें डिफरेंट टीचर्स इन्वॉल्व थे, इस बार भी ऐसा ही होगा। तो हम बेसिकली उनको जस्ट एक सिलेबस दे देंगे कि हमने ये टॉपिक्स कवर करवाएं हैं और वो उसमें से आपसे कहीं से भी पूछ सकते हैं। टू बी वेल प्रिपेयर्ड आपने क्या करना है कि एक तो हम ये बुक का एक चैप्टर मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बुक मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर की हुई है। अ, इसका जो चैप्टर 1 है, जो आपने बफर्स के लिए जो बुक रेफर की थी डेविड जी वॉटसन की, उसी सेम बुक का चैप्टर 1 आपने रीड करना है फॉर योर वाइवा एंड क्विज, ठीक है? इसमें सारी वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस की लैब के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं कि जब आप कोई एसे परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसिशन क्या होती है, डिफरेंट जो डेफिनेशंस हैं जो मैंने अभी आपको डिस्कशन में भी डिस्कस करने के लिए दी हैं, तो वो सारी आपको इस चैप्टर 1 में से इजीली मिल जाएँगी, ठीक है? सबसे पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि आपको डॉक्टर मदीहा जो भी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगी वीडियो लेक्चर्स में, आपने उस पे फ़ोकस करना है। तीसरी चीज़ आ जाएगी आपके पास, जो कुछ मैनुअल में आपको थ्योरी गिवन है, वो सब आपने रीड करनी है, बोथ फॉर वाइवा एंड क्विज़। यहाँ तक समझ में आ रही है बात? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा जो डिस्कशन में मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं, वो डिस्कशन के क्वेश्चंस इसीलिए दिए गए हैं कि वो एरियाज़ आपको अपने कवर करने हैं ताकि अगर आपसे वाइवा में उसके हवाले से कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इज़िली उसको रिस्पॉन्ड कर सकें, ठीक है? अच्छा, अब हम वन बाय वन थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। अब तक हमने लैब 1 टू 7 तक का मैनुअल आपको शेयर किया है। इस वीक इंशाल्लाह ताला रिमेनिंग 3 प्रैक्टिकल्स भी आपको शेयर कर देंगे। तो वो जब आप फर्स्ट फ़ेब को या जब भी यूनिवर्सिटी खुलती है आप लोग आएँगे, तो उस वक़्त आपको डे 1 पे अपना मैनुअल सबमिट कराना है, कंप्लीट मैनुअल, ठीक है? इसमें कोई लेट वो बर्दाश्त नहीं होगी कि जी हमारा ये मसला था, वो मसला था, ऐसी कोई चीज़ भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। और आपने डे 1 पे जिस दिन भी आप फर्स्ट टाइम लैब में आएँगे, आपने आते के साथ ही अपना मैनुअल सबमिट करना है। सिर्फ़ डिस्कशन कंप्लीट होना चाहिए उसके अंदर, ठीक है? बाकी जो ऑब्ज़र्वेशन और कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपने देखा होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा हमने कैलकुलेशन आपके करने का मार्जिन रखा भी नहीं है। ज़्यादातर कैलकुलेशन आपको दी हुई है, ठीक है? जो दी हुई है कैलकुलेशन वो ऑलरेडी आप थ्योरी क्लासेस में भी कवर कर चुके हैं। स्टिल अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है
तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे मैसेज करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उनकी और क्लैरिफ़िकेशन दे दूँगी, ठीक है? अच्छा, अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रैक्टिकल 1 को। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बफर ऑफ पीएच 1.5 बाय यूएसपी मेथड। अच्छा, अब जो आपका ऑब्जेक्टिव है उसमें सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यूएसपी क्या चीज़ है। यूएसपी इज यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया। फार्माकोपिया आपके कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ऑफिशियल बुक्स होती हैं, जिसमें आपके फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स के बारे में सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होती है। ऑफिशियल इंफॉर्मेशन क्या होती है कि जो आफ्टर अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो बिल्कुल कंफर्म रिजल्ट्स होते हैं, जो बिल्कुल कंफर्म एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, जो वैलिडेट हुए हुए होते हैं, वो उस फिर ऑफिशियल बुक्स में इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है? तो यूएसपी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फार्माकोपिया। तो मोस्टली जो हम बफर्स प्रिपेयर करते हैं वो यूएसपी मेथड से प्रिपेयर करते हैं, या अब रिसेंटली कुछ बहुत सारे बफर्स हम ईपी मेथड से भी प्रिपेयर करने लगे हैं, बट मोस्टली हम यूएसपी मेथड्स ही फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है? अच्छा, अब बफर्स क्या होते हैं? यू आर वेरी मच फेमिलियर विद बफर्स के बफर्स क्या हैं? थ्योरी में अगेन उसका एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर दिया है, तो आप इसको ब्रीफली इसको रीड करेंगे। थोड़ा बहुत अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन आपके जहन में आए, आप पूछ सकते हैं अभी भी या नेक्स्ट सेशन के लिए, ठीक है? अच्छा, नेक्स्ट यू हैव द प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग द बफर। अब इसमें क्या है, मोस्टली जो हमारे पास बफर्स बनते हैं वो डिफरेंट सॉल्यूशंस हम बनाते हैं और उनकी मिक्सिंग करके हम बफर की प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे उन्हीं सॉल्यूशंस की आपको क्वांटिटीज दी हुई है, ये क्वांटिटीज बेस्ड करती हैं अगेन यूएसपी में, ये क्वांटिटीज मेंशन्ड है कि इतनी क्वांटिटी में आप ये बफर लेंगे तो आपका इतना पीएच का बफर बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, ये जब भी हम एक्सपेरिमेंटली कोई काम करते हैं ना, तो हमें जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर दिया हुआ होता है, अगर हम उसको एज़ इट इज़ भी फ़ॉलो करें, तो क्योंकि हम डिफरेंट कंडीशंस में काम कर रहे हैं, एनालिसिस डिफरेंट है, तो उसकी वजह से रिजल्ट्स में बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं, ठीक है? तो अब ये जो वेरिएशंस आती हैं, उन वेरिएशंस को हमें ओवरकम करना होता है। हमारे पास उसके लिए कुछ अ, ऐसे टिप्स होती हैं जिससे हम अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? तो अब वैसे तो इसके अंदर जो बफर की कंपोज़िशन दी हुई है, आइडियली जब हम ये मिक्सिंग करेंगे तो हमारे पास जो पीएच ऑफ द बफर है वो 1.5 ही आनी चाहिए। बट अगर वो 1.5 नहीं आ रही है, कम या ज़्यादा है, तो उसकी एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड यूज करने का ऑप्शन है। अगर हमारी पीएच जो है वो ज्यादा आ रही है, हमें उसको रिड्यूस करना है, वी आर गोइंग टू ऐड सम एसिड इन इट। और अगर हमारी पीएच जो है वो कम आ रही है और हमें इसको हायर की तरफ लेके जाना है, तो वी आर गोइंग टू ऐड सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये सिर्फ ड्रॉप वाइज इसमें ऐड होता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई कंपोजिशन में बहुत ह्यूज चेंजेस प्रोड्यूस नहीं करता कि हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन से अफेक्ट हो, बट सिर्फ पीएच को माइनर इसको माइनर चेंज करता है ये पीएच को, ठीक है? अच्छा, अब ये आपका बफर बनाने का मेथड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपको बफर बनाने के लिए जो सॉल्यूशंस बनाने हैं, वो किस तरह से बनेंगे? 0.2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन अगर आपको बनाना है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन आपको पता है कि एचसीएल आपको जो गिवन होता है, वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसके लिए अमाउंट के फॉर्मूले में आपको डेंसिटी और परसेंट प्योरिटी इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है, ठीक है? तो आप सिंपली फॉर्मूले में वैल्यूज प्लेस करेंगे और आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने एमएल आप लेंगे कंसंट्रेटेड HCl में से, तो आपके पास 0.2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है? अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी आपको कोई सॉल्यूशन बनाने के लिए दिया जाए, आपको सबसे पहली चीज ये पता होनी चाहिए कि आपको कितनी कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाना है। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आपको कितने वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाना है। अब यहाँ पे आपको 0.2 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन बनाने के लिए कहा गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ये नहीं मेंशन कि आपको कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। अच्छा, वॉल्यूम को असेस करने के आपके पास दो तरीके हैं। यहाँ पे आपको कितना HCl ऐड करना है? 41.4 ml ऑफ 0.2 मोलर HCl। तो अगर एक ग्रुप है, अगर वो इंडिविजुअली HCl प्रिपेयर कर रहा है, तो उसको आइडियली कितना वॉल्यूम का HCl यहाँ पे बनाना चाहिए?
मैं पूछ रही हूँ आप लोगों से, रिस्पॉन्ड कीजिए। 1 ml, वाई 1 वन liter, वाई 1 लीटर आपको यूज कितना करना है? 41.4 ml। मैम 50 ml। एग्जैक्टली आपके पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क होते हैं वो 5 ml, 10 ml, 25 ml, 50 ml, 100 ml इस तरह की आपके पास कंसेंट्रेशन में वॉल्यूम में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि आपको कितना वॉल्यूम यूज करना है। अगर इंडिविजुअली हर ग्रुप बनाएगा तो वो 50 ml के हिसाब से कैलकुलेशन करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 50 ml को आप कन्वर्ट करेंगे इन लीटर और यहाँ पे आपके पास 0.05 आई गेस आएगा। 50 डिवाइड बाय 1000, यस 0.05 लीटर यहाँ पे आपके पास कैलकुलेशन में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम जो सॉल्यूशंस प्रिपेयर करते हैं वो हम पूरी लैब के लिए एक साथ प्रिपेयर कर लेते हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे 1 लीटर की कैलकुलेशन करेंगे। जब भी आपको वॉल्यूम स्पेसिफाई ना हो तो या तो आप ये देखेंगे कि आपको यूज कितना करना है, उसके हिसाब से आप बनाएंगे। और अगर आपको यूज भी नहीं पता, आपको जस्ट ये कहा गया है कि आप इतने कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना दें, तो यू आर ऑलवेज गोइंग टू कैलकुलेट फॉर 1 लीटर। ओके, अच्छा अब नेक्स्ट आपके पास दूसरा है 0.2 मोलर पोटेशियम क्लोराइड। इसमें भी सिमिलरली यहाँ पे आपको 50 ml यूज करना है। तो क्यों 50 ml कभी वेस्ट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो टू बी ऑन सेफ साइड आप इसको 100 ml प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगेन ये हम पूरी लैब के लिए एक साथ बना रहे हैं, तो हम इसमें 1 लीटर का वॉल्यूम यूज कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ओके, उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि कितना इसने अपने पीएच, आपके बफर की कितनी पीएच आएगी। जो भी आपकी डायरेक्ट पीएच आएगी आप वो मेंशन करेंगे, और उसके बाद एडजस्टमेंट के बाद जो आपने पीएच की रिकॉर्ड की है आप वो मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप रिजल्ट मेंशन करेंगे। रिजल्ट हमेशा जब भी हम किसी भी एक्सपेरिमेंट का लिखते हैं, हम हमेशा अपने ऑब्जेक्ट को जहन में रखते हुए लिखते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था कि हमें एक HCl बफर प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू यूएसपी मेथड, और उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए? 1.5। तो अब यहाँ पे जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो हम उसकी पीएच ही मेंशन करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपको डिस्कशन में लिखना है यूजेस ऑफ HCl बफर इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये आपका खुद सर्चिंग का काम है, इसको आप खुद सर्च करेंगे कि HCl बफर किस किस तरह के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में यूज होता है। अगर कोई टैबलेट है जिसके एसए में वो यूज हो रहा है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, या कोई डिसोल्यूशन के एक्सपेरिमेंट में यूज हो रहा है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। बट ये आपको सर्च करके एटलीस्ट 3 आपको इसके यूजेस यहाँ पे मेंशन करने हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट वी हैव फॉस्फेट बफर। फॉस्फेट बफर एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल बफर है। फिजियोलॉजिकल बफर जो है वो हमारी बॉडी, ऐसे बफर्स होते हैं जो हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फिजियोलॉजिकल बफर्स क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, और उसके बाद आप एक फॉस्फेट बफर की यहाँ पे प्रोसीजर आपको गिवन है। अगेन जिस तरह से HCl बफर प्रिपेयर किया था कि आपने डिफरेंट सॉल्यूशंस बनाए थे और उसके बाद उनकी मिक्सिंग की थी, सेम इज गोइंग टू हैपन हियर। अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे मेंशन करना है कि जब हम बफर्स बनाते हैं वी ऑलवेज यूज डिस्टिल्ड एंड डी आयनाइज्ड वाटर। व्हाई? ताकि हमारे बफर की जो आयनिक कंपोजिशन है वो इम्प्योरिटी से अफेक्ट ना हो। जब भी हमें बफर बनाना होता है हम सबसे पहले वाटर को डिस्टिल करते हैं, देन वी डी आयनाइज इट एंड देन वी फिल्टर इट। हमारे पास बिल्कुल प्योर वाटर उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने ऐड वाटर टू मेकअप वॉल्यूम यहाँ पे लिखा है, ये कैसा वाटर है? इट इज डिस्टिल्ड, डी आयनाइज्ड एंड फिल्टर्ड। ठीक है, अच्छा इसके बाद कैलकुलेशन अगेन उसी तरह से होंगी जैसे हमने प्रीवियसली की थी। pH of the buffer मेंशन करेंगे both before adjustment and after adjustment, then result में इसकी pH लिखेंगे, और उसके बाद आपने phosphate buffer के pharmaceutical analysis में uses लिखने हैं। again at least 3 uses आपको यहाँ पे मेंशन करने। ठीक है, अब तक कोई क्वेश्चन? मैम ये एक चीज पूछनी थी मैम। एक तो ये वॉल्यूम का नहीं समझ में आया कि वॉल्यूम जो है किस तरह से 50 और 100 हम लोग ले रहे हैं, और दूसरी ये चीज कि HCl में जो है डेंसिटी और प्योरिटी दोनों चीजें लिखी गई थी, तो बाकी के उसमें जो है क्यों नहीं लिखी जा रही? HCl जो है वो जो हमारे पास गिवन फॉर्म होती है वो लिक्विड फॉर्म होता है HCl।
ठीक है। तो ठीक है। HCl को क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो हम उसको ग्राम्स में वे नहीं करते, हम उसको ml में वे करते हैं। और वॉल्यूम को जब आप मास और वॉल्यूम को जब आप आपस में रिलेट करते हैं तो आप रिलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेंसिटी। ठीक है, यहाँ ठीक तक है। बात समझ में आ गई। परसेंट प्योरिटी इसमें इसलिए आ जाती है कि HCl जो है वो मिनरल एसिड्स है, मिनरल एसिड्स की परसेंट प्योरिटी बहुत ज्यादा वेरी करती है। तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो गिवन एसिड है वो कितने परसेंट प्योर है। मोस्टली जो हमारे पास एनालिटिकल ग्रेड का जो HCl होता है दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम 37% प्योर, लेकिन फिर भी हम उसको जब हम डाइल्यूशन अपनी बना रहे होते हैं उससे पहले हम बॉटल पे से इंश्योर कर लेते हैं कि ये 37% वाला ही HCl है। ठीक है। मैम तो ये न्यूमेरिकल में हमारे पास आ जाए तो हमें यही याद रखने की वो डेंसिटी 1.18 है और प्योरिटी जो है वो 37% ही है। हाँ बिल्कुल, अगर आपके पास न्यूमेरिकल में आता है तो फिर आपको इसी तरह से करना है, क्योंकि ये ही इसकी सबसे मोस्ट कॉमन स्पेसिफिक ग्रेविटी और परसेंट प्योरिटी है। ठीक है। ठीक है मैम। वैसे नॉर्मली HCl की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी है वो 1.18 से 1.21 तक की होती है, जो एक्सेप्टेबल रेंज है, लेकिन मोस्ट ऑफ द ठीक है। टाइम वी हैव 1.18। ठीक है। अच्छा, ओके तो ये मैम। आपका एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा, वॉल्यूम जो है वो हम डिसाइड करते हैं, दो बेसिस होती हैं हमारे पास वॉल्यूम डिसाइड करने की। एक तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस है वो ये है कि आपको कितना वॉल्यूम यूज करना है। यहाँ पे जो वॉल्यूम्स लिखे हुए ना कि प्लेस 50 ml ऑफ मोनो बेसिक पोटेशियम फॉस्फेट इन 200 ml फ्लास्क एंड ऐड 39.1 ml ऑफ 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये ठीक दो है। वॉल्यूम्स हैं, ये दोनों वॉल्यूम्स आपको यूएसपी में गिवन है। ऑफिशियल जो आपका मोनोग्राफ है उसमें ऑलरेडी आपको ये चीज गिवन है कि अगर आपको pH 7.4 का बफर बनाना है तो उसके लिए आप इतने इतने वॉल्यूम में मोनोबेसिक पोटेशियम फॉस्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ठीक है। अच्छा, ठीक है अब मैम। ये सॉल्यूशंस आपको बनाने हैं तो आप ये देखेंगे कि आप यहाँ पे आपको 39.1 ml यूज करना है, लेकिन आपके पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क है वो 40 ml का नहीं आता। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क आपके पास कितनी अमाउंट में अवेलेबल है? या तो आपके पास 25 ml का है या 50 का है या 100 का है। तो सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा ओके हमारे लिए कौन सा वॉल्यूम है? 50 ml। तो 39.1 ml हमें अगर यूज करना है तो हम 50 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बना सकते हैं। ठीक है। और अगर हमें ठीक है। वॉल्यूम स्पेसिफाई ना हो तो हम जो कैलकुलेशन करते हैं वो 1 लीटर के लिए करते हैं। सही। ठीक है मैम। ठीक है। तो यहाँ पे जो ओके। डिफरेंट वॉल्यूम्स मैंने यूज किए हैं कैलकुलेशन में वो इसी वजह से यूज किए हैं ताकि आपको एक तरह से प्रैक्टिस हो जाए कि डिफरेंट वॉल्यूम्स के लिए आप कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। ओके। अच्छा, एनी मोर क्वेश्चंस? नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे मूव ऑन करें। Yes, ma'am. ओके, सो नेक्स्ट वी हैव to prepare 0.05 normal sodium hydroxide solution from 2 normal stock solution and standardize using 0.1 normal oxalic acid solution. अच्छा, इस प्रैक्टिकल में हम 3 चीजें परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, हम एक सॉल्यूशन बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंसंट्रेशन। 2 नॉर्मल स्टॉक सॉल्यूशन हम बना रहे हैं। उसके बाद हम उसकी डाइल्यूशन परफॉर्म कर रहे हैं एंड थर्डली वी आर परफॉर्मिंग द स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले स्टॉक सॉल्यूशन बनाने के लिए जिस तरह से आपने पहले अमाउंट कैलकुलेट किया था, सेम उसी तरह से आप अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। 2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको, अच्छा यहाँ पे इससे पहले जो हम अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे वो हम मोलर सॉल्यूशंस के लिए कर रहे थे। मोलर सॉल्यूशंस के लिए यू ओनली नीड टू हैव द मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम एंड रिक्वायर्ड मोलैरिटी। लेकिन जब आप नॉर्मल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आपको नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए एसिडिटी, बेसिसिटी या ऑक्सीडेशन नंबर पता होना जरूरी है। तो 2 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बनाने के लिए एसिडिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कितनी होती है? 1 होती है। तो वो भी आप फॉर्मूले में इनपुट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑक्सैलिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो 2 है, तो उसकी वजह से उसका अमाउंट रिड्यूस हो गया। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने अपना बेसिक स्टॉक सॉल्यूशन बना लिया, अब उस स्टॉक सॉल्यूशन से जब आपको एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाना है उसके लिए आप C1V1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। C1V1 में आप एक तरफ स्टॉक सॉल्यूशन की वैल्यूज रखेंगे, दूसरी तरफ जो रिक्वायर्ड वैल्यूज हैं वो रखेंगे। 0.05 नॉर्मल आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना है इन 100 ml। वाई इन 100 ml? आप 50 ml भी बना सकते हैं, लेकिन हमें ब्यूरेट में आमतौर पर 50 ml फिल करना होता है, कुछ हमें ब्यूरेट को रिंस करने के लिए भी चाहिए होता है। तो
इस वजह से हम थोड़ा सा ज्यादा ही बनाते हैं, तो 50 से ज्यादा आपके पास जो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क अवेलेबल है वो 100 का है। ठीक है, तो आप यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। स्टॉक सोल्यूशन से आप 2.5 ml ड्रॉ करेंगे और वॉल्यूम मेकअप कर लेंगे अप टू 100 ml, तो आपके पास 0.05 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बन जाएगा। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो secondary standard है। Why it is secondary standard? Because it absorbs moisture from the environment. Hygroscopic in nature होता है, environment में से moisture absorb कर लेता है, जिसकी वजह से इसका weight affect होता है। तो इस वजह से हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को कभी भी डायरेक्टली यूज नहीं करते। हम हमेशा सोडियम हाइड्रोक्साइड को प्रिपेयर करने के बाद पहले इसको स्टैंडर्डाइज करते हैं। हम चेक करते हैं कि कितना उसकी नॉर्मेलिटी उतनी ही है जितनी हमने बनाया है या नहीं, और उसके बाद हम उसको एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को टाइट्रेट करेंगे अगेंस्ट ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो वीक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो इसके लिए जो आप इंडिकेटर यूज करेंगे वो होगा फिनोफ्थलीन। अच्छा, इसके लिए आपको यहाँ पे आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है, उसकी टाइट्रेशन कर रहे हैं, तब आप कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे, या अगर आपके पास एसिड वीक है बेस स्ट्रॉन्ग है तब कौन सा इंडिकेटर यूज होगा, और अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है तो उस वक्त आप कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। अभी जो दो प्रैक्टिकल्स हमने यहाँ पे आपको मेंशन किए हैं उसमें आपके पास दो एग्जांपल्स तो आ गई हैं कि यहाँ पे आप वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में फिनोफ्थलीन यूज कर रहे हैं, और नेक्स्ट जो आप HCl और सोडियम कार्बोनेट का करेंगे उसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस में आपने क्या यूज किया है, मिथाइल ऑरेंज। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अच्छा, अब यहाँ तक आपने स्टॉक सोल्यूशन से आपने अपना रिक्वायर्ड सोल्यूशन प्रिपेयर कर लिया, और प्रीवियसली आपने 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड भी प्रिपेयर किया हुआ है। सो नाउ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द टाइट्रेशन। अब जब टाइट्रेशन आप परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले आपकी ब्यूरेट की जो रीडिंग है वो 0 पर होगी। टाइट्रेशन के एंड पॉइंट के बाद आपकी जो भी रीडिंग आएगी आप उसका डिफरेंस फाइंड आउट करके यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी फाइनल रीडिंग थी दैट विल बिकम द इनिशियल रीडिंग। नेक्स्ट टाइट्रेशन आप परफॉर्म करेंगे, अगेन उसका डिफरेंस आप यहाँ पे मेंशन कर लेंगे। अब ये जो डिफरेंस है आपका, आपके पास यहाँ पे कंकॉर्डेंट रीडिंग आनी चाहिए। कंकॉर्डेंट रीडिंग क्या होती है कि आपकी रीडिंग प्रिसाइज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फर्स्ट टाइट्रेशन में 7.4 रीडिंग आई थी तो सेकंड टाइट्रेशन में भी 7.4 आएगी, ओनली देन इट इज द कंकॉर्डेंट रीडिंग। ठीक है, कंकॉर्डेंट रीडिंग अगर आपको लेने के लिए कहा जाए तो आप एवरेज नहीं लेते हैं, ना आप 7.4 और 7.3 को एक्सेप्ट करते हैं। यू नीड another same reading to mark it as a concordant reading। ठीक है, अगर आपको concordant 3 रीडिंग्स आप लेंगे, उनमें से 2 रीडिंग्स आपकी 7.4 आ रही हैं और एक आपकी 7.3 आ रही है, तो 7.4 इज योर concordant reading। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप जब आप अगेन आप C1V1 का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब एक तरफ आपके पास ब्यूरेट के सॉल्यूशंस की वैल्यूज होंगी, दूसरी तरफ आपके पास कॉनिकल फ्लास्क या एर्लेनमेयर फ्लास्क की वैल्यूज होंगी। ठीक है, कंसंट्रेशन कितनी है ब्यूरेट में ये आपको फाइंड आउट करनी है। जो भी रीडिंग आपकी आएगी वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फ्लास्क में आपने 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड लिया था, कितने अमाउंट में लिया था, 10 ml में लिया था। ठीक है, तो इसके थ्रू आप कंसंट्रेशन की कैलकुलेशन कर लेंगे, आपके पास नॉर्मेलिटी आ जाएगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो आपने 0.05 नॉर्मल प्रिपेयर किया था वो 0.05 है भी या नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद डिस्कशन में आपको डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ एरर एनालिसिस। एरर्स किस किस तरह के हो सकते हैं ये आपको इसमें डिस्कस करना है। बहुत सारे एरर्स होते हैं जो ह्यूमन एरर होते हैं, बहुत सारे एनवायरमेंटल एरर होते हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एरर्स होते हैं, तो वो आपने यहाँ पे एटलीस्ट उनको बहुत ब्रीफली आपने डिस्कस करना है, बहुत डिटेल नहीं लिखनी है। जस्ट यू हैव टू नो कि सिस्टमैटिक एरर कौन कौन से होते हैं, रैंडम एरर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये अगर मैं आपसे कोई एरर मेंशन करके मैं आपसे पूछूं कि सडन चेंज इन टेम्परेचर और प्रेशर इस टाइप का एरर है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वो किस टाइप का एरर है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वी हैव
अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो जस्ट लाइक प्रीवियस वन है। पहले हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की स्टैंडर्डाइजेशन की थी, अब यहाँ पे आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हैं यूजिंग सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, एक चीज इंपॉर्टेंट आपको मदिया ने भी बताई होगी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड से स्टैंडर्डाइज किया है, बट नॉर्मली सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो स्टैंडर्डाइजेशन होती है वो पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट से होती है। ठीक है। बट हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन थैलेट क्योंकि लेबोरेटरी में अवेलेबल नहीं था, तो उसकी वजह से हमने उसको ऑक्सैलिक एसिड से किया है। आइडियली अगर देखा जाए तो ऑक्सैलिक एसिड इज ऑल्सो क्योंकि उसके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, तो ऑक्सैलिक एसिड भी बहुत अच्छा प्राइमरी स्टैंडर्ड नहीं है, बट हम उसको ड्राई करके यूज कर सकते हैं, तो वो किसी हद तक थोड़ा सा बेहतर प्राइमरी स्टैंडर्ड बन जाता है, बट इट इज नॉट एन आइडियल चॉइस। ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड जो है वो हम यूज तो कर रहे हैं एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है कि ऑक्सैलिक एसिड जो है वो उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। यहाँ पे बल्कि आप एक चीज देख भी लें, ऑक्सैलिक एसिड का वैसे किसी को मॉलिक्यूलर वेट पता है क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? 126 126 होता है? मैम 90। ये लिखा हुआ है, लेकिन 90 होता है, बट हमने यहाँ पे 126 लिखा हुआ है। व्हाई? ऑक्सैलिक एसिड बेसिकली उसका अपना मॉलिक्यूलर वेट होता है 90, लेकिन जो हमारे पास लेबोरेटरी में ऑक्सैलिक एसिड होता है उसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट होते हैं एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। एवरी ऑक्सैलिक एसिड मॉलिक्यूल हैज 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से अच्छा जब भी हमारे पास कोई ऐसा केमिकल होता है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट हो, तो जब हम उसके अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो हमेशा हम उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी कंसिडर करते हैं। ठीक है। यहाँ पे भी हमने इसी वजह से 126 यूज किया है, 90 प्लस 36 विच इज द वेट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 126 इस वजह से हम यूज कर रहे हैं। ठीक है। यू शुड नो कि हम उसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, तो हमने उसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को भी कंसिडर किया है, तभी हमारे पास एक्यूरेट रीडिंग आएगी। अगर आप यहाँ पे 90 के हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपके पास, क्योंकि आपने वाटर को कंसिडर नहीं किया होगा, तो ऑक्सैलिक एसिड की अमाउंट इसमें कम होगी। क्लियर है? मैम हम्म, नहीं, पूछिए। जो फॉर्मूला में सबने रिक्वायर्ड वॉल्यूम में 0.1 क्यों लिखा हुआ है, ये बता दीजिए। यहाँ पे हम 100 ml में बना रहे हैं, तो 100 ml जो है वो मैंने आपसे कहा था कि जो यहाँ पे रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो मैंने रेंडमली डिफरेंट वॉल्यूम्स यहाँ पे डाल के कैलकुलेशन करके दी है, ताकि आपको पता हो कि डिफरेंट वॉल्यूम्स के लिए आप किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मेंशन कर दिया है कि जो कैलकुलेशन हमने की है 0.63 ग्राम की, दैट इज फॉर 100 ml। ठीक है, ठीक है। और थैंक क्योंकि वॉल्यूम आपको लीटर में मेंशन करना है, तो 100 को आपने डिवाइड बाय 1000 किया, दैट मेक्स इट 0.1। ठीक है। ठीक है। ओके। HCl की सारी कैलकुलेशन बिल्कुल जिस तरह से पहले आपने की थी उसी तरह से होगी। सिर्फ यहाँ पे चेंज क्या आएगा, क्या पहले आपने बेसिसिटी मेंशन नहीं की थी, बट नाउ यू आर गोइंग टू मेक अ नॉर्मल सॉल्यूशन, सो उसके लिए आप यहाँ पे बेसिसिटी भी मेंशन करेंगे। ठीक है। ओके, यहाँ पे एक टाइपिंग एरर है, यहाँ पे 2 आएगा डिनोमिनेटर में। एसिडिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज 2, कैलकुलेशन करेक्ट है, लेकिन टाइपिंग एरर में 2 यहाँ पे मेंशन करना है। मैं इसको करेक्ट करके अपलोड कर दूंगी। ठीक है। लेट मी चेक कि कैलकुलेशन भी करेक्ट है या नहीं है। 0.1 multiply by 106 multiply by 0.05 divide by 2। ओके, यहाँ पे कैलकुलेशन भी रॉन्ग है, 0.265 ग्राम आएगा। ठीक है। यहाँ पे अपने पास करेक्शन मेंशन कर लें, मैं इसको करेक्ट कर भी दूंगी। ठीक है। ओके। यस मैम।
बाकी सारी इसमें सब बिल्कुल उसी तरह से होंगी। ये जो डेफिनेशंस आपको दी हैं, ये जो चैप्टर 1 मैंने आपको बताया, आप इजीली वहां से कर सकते हैं या इंटरनेट से करना चाहें तो वहां से कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद you have determination of chloride ion concentration in given sample using argentometric titration method. Argentometric titration को argentometric titration क्यों कहते हैं? Because we are using silver ions, और silver ions को जब हम यूज करते हैं that method is a precipitation titration method. ठीक है, precipitation titration को बहुत डिटेल में आपने स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे जो हम टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो कौन सी है? मोहर्स मेथड है या वॉलहार्ट्स मेथड है? जो एक्सपेरिमेंट आपको यहाँ पे हम करवा रहे हैं वो कौन सा मेथड है? मैम ये मॉर्स मेथड है, क्योंकि इसमें जो है ना सिंपल टाइट्रेशन हो रही है, कोई बैक टाइट्रेशन वगैरह नहीं हो रही। एग्जैक्टली, डायरेक्ट टाइट्रेशन है एंड वी आर यूजिंग सिल्वर नाइट्रेट एज अ टाइट्रेंट, तो दिस इज अ मोहर्स मेथड, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से नॉर्मली आप टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पे भी टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे। और अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको गिवन है कि जब आप इंडिकेटर सोल्यूशन ऐड करेंगे तो इंडिकेटर सोल्यूशन ऐड करने के साथ ही आपके सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा। पहले आपके पास ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन था, दैट इज गोइंग टू टर्न इनटू अ लेमन येलो कलर, और उसके बाद जब आप टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे तो टाइट्रेशन जैसे जैसे सिल्वर नाइट्रेट आप ऐड करते जाएंगे तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स उसमें बनते जाएंगे। लेकिन आपको एंड पॉइंट कब नोट डाउन करना है? जब व्हाइट की जगह आपके पास किस कलर के प्रेसिपिटेट्स आएंगे? रेड ब्राउन प्रेसिपिटेट्स, ठीक है। तो इस चीज को जब आप इसकी परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह ताला तो इसकी हेडलिंग में इस चीज का ख्याल रखिएगा, ठीक है। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट जिस तरह से हम नॉर्मली टाइट्रेशन में C1 V1 से कैलकुलेशन करते हैं जस्ट लाइक दैट आप यहाँ पे भी उसी से कैलकुलेशन करेंगे। फ्लास्क में आपके पास जो है वो क्लोराइड कितने हैं आपको नहीं मालूम, वॉल्यूम आपने कितना लिया था 10 ml, और ब्यूरेट में आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है विच इज 0.1 नॉर्मल, और सॉरी 0.1 मोलर, और ब्यूरेट रीडिंग आपकी जो भी आएगी वो यहाँ पे आप मेंशन करके मोलैरिटी ऑफ सैंपल कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, मोलैरिटी ऑफ सैंपल कैलकुलेट करने के बाद सोडियम क्लोराइड का आपके पास सैंपल है, ठीक है। अगर 1 मोलर सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर 1 मोलर ही सोडियम आयंस होंगे और 1 मोलर ही उसमें क्लोराइड आयंस होंगे, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पे जो आपके पास कंसंट्रेशन आई है वो ओवरऑल सैंपल की आई है, और दैट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयंस, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें 1:1 के रेशियोज हैं कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस 1 मोल सोडियम आयंस एंड 1 मोल क्लोराइड आयंस। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद आपको जो मोलैरिटी में आपने कैलकुलेशन की है इसको आपने कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। किस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे? परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट चाहिए, सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड है और मास ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड है। मास ऑफ सॉल्यूट आप कैलकुलेट करेंगे, पहले मोल्स को कन्वर्ट करेंगे आप मास इन ग्राम में, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। और वॉल्यूम आप कितना लेंगे? क्योंकि मोल्स जो हैं वो मोलैरिटी इज स्पेसिफिक फॉर पर लीटर, तो आप जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे वो आप लेंगे 1000 ml, क्योंकि जब हम परसेंटेज कैलकुलेशंस करते हैं तो हमारे पास जो वॉल्यूम है वो ml में कैलकुलेशन होती है, ठीक है। ग्राम पर ml में आपने इसको कन्वर्ट करना है, ग्राम पर ml परसेंटेज में, ठीक है। उसके लिए जो आपके पास ऑलरेडी, एक मिनट, ये वाला जो फॉर्मूला है ना अपने मास वॉल्यूम परसेंटेज का, ये आपने यूज करना है परसेंटेज कन्वर्सेशन के लिए, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्यूट के लिए आप नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट करेंगे तो आप मास इन ग्राम कैलकुलेट कर लेंगे इजीली, ठीक है। ये समझ में आ गया कि किस तरह से कैलकुलेशन करेंगे आप इसकी? इज दैट क्लियर? यस मैम, क्लियर। ओके, मैम एक दफा दोबारा बता दीजिए। अच्छा देखें, मोलैरिटी से आप सबसे पहले मास इन ग्राम कैलकुलेट करेंगे कि क्लोराइड आयंस का उसमें कितना मास प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद आप ये वाला जो फॉर्मूला है उसमें जो आपने कैलकुलेटेड मास ऑफ सॉल्यूट है वो मेंशन करेंगे,
और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप मेंशन करेंगे 1000 ml। वाई 1000 ml? बिकॉज आपने मोलैरिटी से कन्वर्जेंस की है, तो मोलैरिटी में जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है वो 1 लीटर होता है, और आप जो मास वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं उसमें वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ml में यूज करना होता है। 1 लीटर इज इक्वल टू 1 ml, तो आप इजीली उसको उससे कन्वर्ट कर लेंगे और उसके यहाँ से कैलकुलेशन करके आपके पास मास वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, आप क्लियर है? ओके। अच्छा, next you have determination of mass percentage of calcium carbonate in antacid tablet using back titration method। back titration हम already discuss कर चुके हैं। precipitation titration में, ये precipitation titration की example नहीं है, लेकिन back titration इसमें हम perform करेंगे। ठीक है, back titration हम कब perform करते हैं, उसके क्या क्या reasons होते हैं, वो आपको theory में already given है, मैडम ने मदिया ने lecture में discuss भी किए हैं, आप देख लीजिएगा उनको। और ये सारी, अच्छा, इन कैलकुलेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? जो एक्सपेरिमेंट 6 की कैलकुलेशन है उसके लिए मैं आपको टाइम दे रही हूँ, जो हम नेक्स्ट सेशन रखेंगे उसमें आपको अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन करना हो तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक अभी हमने जो जितना डिस्कस कर लिया है हम अभी उसी को कवर कर लें। नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह ताला मैं एक और सेशन रख लूंगी लैब के लिए, तो उसमें आप अपने रिमेनिंग क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। अभी किसी को और कोई क्वेश्चन पूछना है? मैम नेक्स्ट सेशन कब तक रखेंगी? होपफुली ऑन मंडे। ओके मैम। ठीक है, आई थिंक मंडे को 25 ही है ना? यस, मंडे को लैब का जो सेशन है वो मंडे को रखूंगी, और थ्योरी का मैं बता दूंगी। थ्योरी का आप लोगों का ऐसे कल का भी एक सेशन है। मैं एक और चीज लास्ट बता दें बस। जी, मैम एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में आपने 2 पीएच निकालने का कहा था ऑब्जर्वेशन में, कि एक तो पीएच आ जाएगी जो हम लोग परफॉर्मेंस करेंगे, तो दूसरी पीएच कहाँ से आएगी ऑब्जर्वेशन में? देखें, जब आप अपने दोनों सॉल्यूशंस की मिक्सिंग करेंगे ना, उस वक्त आप पीएच नोट करेंगे, दैट शुड बी 1.5। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर वो 1.5 नहीं है और वो एक्सेप्टेबल रेंज में भी अगर नहीं है, एक्सेप्टेबल रेंज क्या होती है, जब आप बफर्स बनाते हैं तो आप प्लस माइनस 0.3 की वेरिएशंस उसमें एक्सेप्टेबल होती हैं। लाइक अगर आपको 1.5 का बफर बनाना है तो आप 1.2 से 1.8 तक का बफर बना सकते हैं। ठीक है, ठीक तो है। अगर आपकी जो वैल्यू है वो 1.2 से 1.8 के बीच में नहीं है, तो आप उसमें जी। ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड या उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के ड्रॉप ऐड करके उसकी पीएच एडजस्ट करेंगे। ठीक है, तो ड्रॉप सेट करने के ठीक बाद जो उसकी न्यू पीएच आएगी ना, वो आपने मेंशन करनी है। जरूरी नहीं है कि ठीक सबकी है दो मैम, पीएच वैल्यूज आए, समझ। हो सकता है सबकी किसी की डायरेक्ट मिक्सिंग ही इतनी अच्छी हो कि वो उसमें करेक्ट वैल्यूज आ जाएं, लेकिन अगर एडजस्टमेंट की है तो बिफोर एडजस्टमेंट क्या वैल्यू थी और आफ्टर एडजस्टमेंट क्या वैल्यू थी वो मेंशन करना। ठीक है, जी मैम, ठीक। ओके, ओके थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो इस सेशन को अब हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 एंड 7 हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर इसके डिस्कशन के हवाले से कोई क्वेश्चन पूछना हो या कैलकुलेशन के हवाले से तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंडिविजुअली उसको गूगल क्लासरूम में रिस्पॉन्ड कर दूंगी। ठीक है, ओके। ओके, थैंक यू क्लास।